Hello everyone, this is part 4 of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, A New Conservatism After 1815। तो देखो नेपोलियन की डिफीट हो गई थी 1815 में। उसके बाद ना यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थी वो एक कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट से चलने लगी थी। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलोसफी होती है जो कि ना ट्रेडिशन से कुछ चलता आ रहा हो, उस ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस को ज्यादा स्ट्रेस करती है। जैसे कि कोई पहले से पारंपरिक संस्था चलती आ रही हो या फिर कुछ कस्टम्स चलते आ रहे हो, तो इस तरह की जो चल रही होती है ना चीजें, उसको ज्यादा सपोर्ट करती है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। और ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे से चेंजेस आए, उसको सपोर्ट करती है, क्विक चेंज को सपोर्ट नहीं करती। तो देखो नेपोलियन की डिफीट के बाद ये यूरोपियन गवर्नमेंट्स में कंजर्वेटिज्म ज्यादा चल रहा था। तो जो कंजर्वेटिव्स लोग होते थे ना, इनका मानना था कि कुछ जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट या सोसाइटी में पहले से सेटअप हो रखे हैं ना, जैसे कि मोनार्की पहले से सेटअप है, चर्च हो गया, सोशल हिरार्कीज, कोई एक बड़ा है कोई छोटा है, ये जो सोशल हिरार्कीज बनी हुई है, प्रॉपर्टी, फैमिली, फैमिली में एक ऑर्डर होता है, वो सब छेड़ना नहीं चाहिए, उनको सबको प्रिजर्व करना चाहिए। तो काफी जो कंजर्वेटिव्स थे ना, ये इस बात का तो सपोर्ट नहीं करते थे कि जो रेवोल्यूशन हुई थी ना, उस रेवोल्यूशन से पहले के दिन अच्छे थे, तो वैसी सोसाइटी हो जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि उनको ऐसा लगने लग गया था कि जो चेंजेस नेपोलियन भी लाए हैं ना, जो मॉडर्नाइजेशन जो नेपोलियन ने की है, ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मोनार्की है, उनको स्ट्रेंथ ही कर रही है। ये प्री रेवोल्यूशनरी डेज की बात नहीं कर रही थी। तो इनका मानना था कि नेपोलियन के जो चेंजेस है ना, ये स्टेट पावर को ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग बनाएंगे। एक मॉडर्न आर्मी जो है, एक अच्छी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, डायनामिक इकोनॉमी है, फ्यूडलिज्म हट चुका है, सर्फडम हट चुकी है। सर्फडम मैं पिछले बार आपको बता आया हूँ। तो ये सब हटने से ना, ऑटोक्रेटिक पावर्स जितनी भी है, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो है यूरोप की, वो स्ट्रेंथ ही मिलेगी उनको, वो बेटर ही होंगी। तो 1815 में क्या हुआ देखो, यूरोपियन पावर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन सभी ने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया था। तो ये सब ना वियना पे मिलते हैं ताकि वो यूरोप के लिए एक समझौता, सेटलमेंट बना सके। तो जो कांग्रेस थी ना, मतलब ये जो मिले थे ना ये लोग, ये कांग्रेस, इसको होस्ट कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो ये जो डेलीगेट्स थे, अब डेलीगेट्स, डेलीगेशन तो आप समझते हो ना, जैसे कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो लोग चुने जाते हैं, तो उस तरह से उन प्रतिनिधियों का समूह बना के जो भेजा जाता है, वो होती है डेलीगेशन। और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो डेलीगेट्स। तो जो डेलीगेट्स उस टाइम पर वियना पे मिले थे, तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना बनाई 1815 की। और इसका मकसद क्या था? जो चेंजेस यूरोप में आए हैं ना नेपोलियन की वॉर्स के कारण, नेपोलियनिक वॉर्स के कारण, इन सबको हटाना, इन सबको वापस पहले जैसा करना। तो देखो जैसे बॉर्बन डायनेस्टी जो थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम इसको हटा दिया गया था, इट वाज डिपोज्ड। तो इसको वापस पावर में लाया गया, चेंज हुआ ना ये। और फ्रांस ने देखो, फ्रांस के को तो नुकसान ही हुआ है क्योंकि नेपोलियन ने कुछ टेरिटरीज कब्जाई थी, तो फ्रांस ने वो सभी टेरिटरीज खो दी। अब देखो, फ्रांस के बॉर्डर्स पे ना, फ्रांस की बाउंड्रीज पर कई स्टेट्स इस्टेब्लिश कर दिए गए ताकि अब फ्रेंच एक्सपेंशन फ्यूचर में ना हो, इसका डर हट जाए। तो इसीलिए देखो, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम भी आ जाता था, इसको नॉर्थ में सेट कर दिया फ्रांस के। जेनोआ को देखो पीडमोंट में ऐड कर दिया साउथ में। प्रूशिया जो है, इसको नई टेरिटरीज दे दी फ्रांस के वेस्टर्न फ्रंटियर, वेस्ट इसके वेस्टर्न फ्रंटियर पर। और ऑस्ट्रिया को दे दिया कंट्रोल नॉर्दर्न इटली का। लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन, पिछले पार्ट में पढ़ा है ना कि नेपोलियन ने कई सारी छोटी रियासतों को कब्जा कर एक बड़ी कन्फेडरेशन बनाई थी जिसमें 39 स्टेट्स थे। तो वही जो जर्मन कॉन्फेडरेशन जिसमें 39 स्टेट्स थे जो नेपोलियन ने बनाई थी, इसको नहीं छेड़ा गया बिल्कुल भी। ईस्ट में रशिया को देखो पोलैंड के पार्ट्स दे दिए गए। अब प्रूशिया को दे दिए सक्सोनी के कुछ पोर्शंस। अब जो मेन इंटेंशन था ना, वो यही था इन सब चीजों का कि जो मोनार्कीज रिस्टोर करनी है। नेपोलियन ने जो मोनार्कीज हटा दी थी, अब उनको रिस्टोर करना है, वापस लाना है। और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाए यूरोप में। इन सबका मकसद ये था। अब कंजर्वेटिव रेजिम्स जो थे, ये 1815 में जो सेटअप किए गए, ये सब ऑटोक्रेटिक थे, मतलब एक व्यक्ति के पास पावर होती थी। तो वो जो क्रिटिसिज्म आता था या फिर उनको कोई लोग निंदा करते थे, मतभेद होता था, तो वो इस सब को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन सभी एक्टिविटीज को दबाने की कोशिश की, जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की लेजिटिमेसी, मतलब कि ये होनी चाहिए, वैधता को क्वेश्चन करते हैं, इनको दबाने की कोशिश की। तो इन्होंने सेंसरशिप लॉज भी लगा दिए ताकि न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में क्या छपा जा रहा है उसको कंट्रोल कर सके। जो भी आइडियाज ना लिबर्टी फ्रीडम के, उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो इसमें छापा जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड आइडियाज थे ये। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज थी ना, ये आज भी लिबरल्स को इंस्पायर तो करती है। अब देखो एक जो मेजर इशू, लिबरल नेशनलिस्ट,
लिबरल नेशनलिस्ट कौन होते हैं, जो कि कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इनका मेन इशू क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। द रेवोल्यूशनरीज, अब 1815 के बाद के ईयर में ना काफी जो ये लिबरल नेशनलिस्ट थे ये अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि इनको इनके खत्म होने का डर था, रिप्रेशन का डर था। तो सीक्रेट सोसाइटीज जो है कई यूरोपियन स्टेट्स में रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए उभरने लगी, फैलने लगी उस टाइम पर, और वो अपने आइडियाज को भी फैलाने लगी। तो उस टाइम पर रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या होता था, तो रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये होता था कि वो एक ऐसी कमिटमेंट के साथ चल रही है कि हमको ना मोनार्कियल फॉर्म्स को ओपोज करना है। जो भी वियना की कांग्रेस थी ना, हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह, तो ये जो वियना कांग्रेस में ये जो बातें कही गई है, मोनार्कियल फॉर्म्स जो इस्टेब्लिश की गई है, इनको अपोज करना है और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना है हमको। तो उस टाइम पर रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये होता था। तो काफी जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, इनको लगता था कि नेशन स्टेट्स तक की अगर क्रिएशन हो जाएंगी तो ये ना एक फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का बहुत ज्यादा नेशनल वो बहुत ज्यादा नेसेसरी पार्ट है। तो एक ऐसे इंडिविजुअल जो कि इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, वो थे जूसेप्पे मजीनी। जूसेप्पे मजीनी, इनका जन्म देखो 1805 में जेनोवा में हुआ था, और ये एक कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे। जब ये सिर्फ 24 साल के मतलब यंग आदमी थे ना, तभी इनको 1831 में एग्जाइल पर भेज दिया गया। क्योंकि एग्जाइल आप समझते हो ना, वो देश से दूर रहने की स्थिति, जैसे भगवान राम भी गए थे, तो ऐसे इनको एग्जाइल पर भेज दिया गया 1831 में, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन का अटेम्प्ट कर रहे थे, लुगेरिया में रेवोल्यूशन करवा रहे थे। तो फिर देखो, इन्होंने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। पहली कौन सी थी, यंग इटली इन मार्जलेज। दूसरी कौन सी थी, यंग यूरोप इन बर्नी। तो इनके जो मेंबर्स होते थे वो लाइक माइंडेड यंग मैन, मतलब इनके जैसी सोच वाले यंग मैन होते थे, जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली या जर्मन स्टेट्स के होते थे। अब मजीनी का ना ऐसा मानना था कि भगवान जो है, गॉड की इच्छा ये है कि नेशंस बन जाए, मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स नेशन बन के उभरे, सब लोग उसमें रहने शुरू कर दे। अब इटली जो है, इटली हमने इटली जो है कई स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स का पैच वर्क था, मतलब घुल मिल के रहते थे कई सारे स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स। तो इनका मानना था कि अब ये जो इटली का रीजन है ना, इस सभी को एक यूनिफाइड रिपब्लिक बना देना चाहिए, जिसमें कई सारे नेशंस की अलायंस हो। तो ये अगर यूनिफिकेशन हो जाएगी ना, तो ये एक तरह से इटालियन लिबर्टी का आधार बनेगा। तो यही मॉडल फॉलो किया गया, और सीक्रेट सोसाइटीज जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी बना दी गई। मजीनी ना बहुत ज्यादा अपोज करते थे मोनार्की को, और उनका जो विजन था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स बनाए जाए, तो ये कंजर्वेटिव्स को डराता था। अब मेटरनिच ने उनको कैसे डिस्क्राइब किया, मेटरनिच कहते थे कि ये ना बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू।